रिफंड्स, चैप्टर 17 रिफंड्स। बढ़िया। फर्स्ट हमारा टॉपिक रिफंड का मतलब इंक्लूड्स रिफंड्स ऑफ टैक्स पेड ऑन जीरो रेटेड सप्लाईज और गुड्स और सर्विसेज और बोथ। जीरो रेटेड मानी एक्सपोर्ट्स, ठीक है। इन दोनों पे अगर आपने कोई सप्लाई किया एक्सपोर्ट्स या ऐसे रेट वाला सप्लाई किया तो वो जीरो रेट हुआ, और उस जीरो रेट पर अगर आपने कोई इनपुट टैक्स लिया था, ठीक है, तो आपके पास उसको लिए आउटपुट टैक्स तो है नहीं माइनस करने के लिए कुछ भी, तो उसका क्या आएगा रिफंड। कोई inputs and services include used in the making of such zero rated supplies, कोई refund of tax on the supply of goods regarded as deemed exports, refund of unutilized input tax credit, कोई ITC है वो पड़ा हुआ है, ठीक है, उसका भी तुम रिफंड क्लेम कर सकते हो, and the all kinds of refund will be dealt with as per this section। all the होगा the all लिखा हुआ है ना इसमें, all the kinds of refund होगा। चलो एनीवे, तो रिफंड्स आप क्लेम करोगे इस सारे नेचर की, यहाँ तक ठीक है ना। प्रिजम्पशन फॉर ट्रांसफर ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स क्या है यहाँ पर, एवरी पर्सन हु हैज पेड द टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज और बोथ अंडर दिस एक्ट shall unless the contrary is proved by him be deemed to have passed on the full incidence of such tax to the recipient of such dues or services or both। अंडरस्टैंड एक चीज़ बहुत आसानी हमने कर रखी है पहले, थोड़ा सा कहीं पर देखा रेलेवेंस इसका। अगर मैं रिफंड मांग रही हूँ कोई पेमेंट ऑफ टैक्स का, ठीक है, तो वो मुझे रिफंड क्यों देंगे, मैंने तो किसी और की जेब से लिया था ना पैसा। तो हम लोग यहाँ पर ना ये बोलते हैं कि यार मैंने इंसिडेंस प्रूफ या वो बर्डन या ये सब का तो चीज़ तो किसी और पर पास आउट कर दिया, तो उसका प्रूफ तो मेरे पास है नहीं, तो गवर्नमेंट बोलेगी हम आपको रिफंड तो ही देंगे अगर आप मुझे ये साबित करके दिखाओ कि ये पैसा आपकी जेब से निकला है, नहीं तो रिफंड नहीं देंगे, क्योंकि यू आर नॉट द एलिजिबल पर्सन टू क्लेम दैट रिफंड, ठीक है। तो फिर बंदा बोलेगा तो चल मेरा नहीं तो तेरा भी तो नहीं है ना, गवर्नमेंट का भी नहीं है ना, रिफंड तो है, भले जिससे लिया है वो तो मैं प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुम क्यों रख रहे हो। तो फिर वो बोलेंगे ठीक है फिर ऐसा करते हैं, ये पैसा एक किसी फंड में डाल देते हैं, ठीक है, कुछ कंज्यूमर वेलफेयर फंड में कुछ होगा वहाँ पर डाल देते हैं पैसे, ठीक है, तुम्हारा भला नहीं होगा जो भी कर लो। प्रिजम्पशन फॉर टैक्स और बर्डन, ये प्रिजम्पशन फॉर ट्रांसफर और बर्डन ऑफ टैक्स, ये प्लीज एक बार देख लेते हैं दोबारा। एवरी पर्सन हु हैज पेड टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज बोथ अंडर दिस एक्ट शैल अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड बी डीम्ड टू हैव पास्ड द फुल इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ठीक है। अभी प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब ही ये है कि उस इंसान को नहीं पैसा मिलना चाहिए जिस इंसान ने पे नहीं किया, तो अनजस्ट कोई बंदा रिच नहीं होना चाहिए, अनजस्ट एनरिचमेंट वही टाइप क्या हो गया ना। एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट नो पर्सन शैल बी अलाउड टू एनरिच हिमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, ठीक है। ओनली द पर्सन हु हैज नॉट पास्ड द इंसिडेंस ऑफ टैक्स विल बी एलिजिबल टू क्लेम रिफंड। इफ अ सप्लायर supplies taxable goods or services or both to the recipient, he has charged collected GST from the recipient, so the supplier supplier name passes the burden of had passed pass the burden of GST to the recipient बंदा, ठीक है, कुछ क्लैरिटी आ रही है। अगला, where the refund arises and it is paid to the supplier, it will be under undeserved benefit from the customer from the government resulting in unjust enrichment, right। तो अगर आपने पैसा पे किया और आपका रिफंड अराइज होता है और आप ले लेते हो, तो ये तो आप नहीं डिजर्व कर रहे हो ना ये वाला बेनिफिट, क्यों, क्योंकि वो पैसा आपने नहीं पे किया है, तो हाउ विल यू टेक इट। तो दोनों के दोनों ये बोला कि आपका अगर आप पैसा मिलता है आपको गवर्नमेंट से, तो ये आपका रिजल्टिंग इन अनजस्ट एनरिचमेंट होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट दोबारा क्या बोलता है, refund should be paid to the customer who has actually borne the burden of the duty, however not practically possible to identify। अब मैंने मान लो बहुत सारे लोगों को किराने की दुकान है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा सामान दिया है, तो कहाँ से आप पकड़ के लगाओगे कि कौन सा बंदा था, तो इसलिए बोल रहे कि प्रैक्टिकल तो नहीं है। सो अंडर GST एंड कस्टम लॉ रिफंड ड्यू शुड बी ट्रांसफर टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ पेइंग इट टू द सप्लायर एक्सपोर्टर। समझ आ रहा है। अगला GST का रूल 89, एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस और एनी अदर अमाउंट। अब ये रिफंड एप्लीकेशन आप करते हो, वो रिफंड एप्लीकेशन के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। फटाफट से देखते थे ये भी। एनी पर्सन एक्सेप्ट द पर्सन कवर्ड अंडर नोटिफिकेशन इशूड अंडर दिस क्लेमिंग रिफंड ऑफ एनी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस अमाउंट ब्ला ब्ला अदर देन रिफंड ऑफ इंटीरियर टैक्स एंड पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया मे फाइल एन एप्लीकेशन इन फॉर्म GST RD 01 थ्रू कमिश्नर कॉमन पोर्टल इधर डायरेक्टली और थ्रू फैसिलिटेशन सेंटर। वो IFC में देखा था ना, एक बंदा हेल्प करता है जिसमें ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है पर वो हेल्प कर सकता है, टैक्स अकाउंट्स रिकॉर्ड्स वाला बंदा। तो आप IFF वो भी था, आपने याद है हमने किया था कि
GSTR 1 आपने नहीं भरा है, आपको नहीं भरना है, नॉट अलाउड टू, या आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो आप, तो आप क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करते हो। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करते हो सामने वाले बंदे को भी ITC नहीं मिलेगा उस चीज़ का। नहीं, तुमने इंतजार नहीं पढ़ा, वो मैंने पढ़ा है, वो जो हादसे वाला चैप्टर है। कॉम्पोजिशन में तो नहीं मिलता ITC। हमारा मिस्टेक है, इग्नोर। ठीक है। We file an application electronically in form GST RFT 01 through the common portal. अगर आपका कुछ रिफंड है, आप एप्लीकेशन करने वाले तो RFT 01 में कर दो। Provide that any claim for refund resulting relating to balance in the electronic cash ledger in accordance with the provisions of this may be made through the return furnished for the relevant tax period in GSTR 3B or 4 or 7 as the case may be। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम GST ये RFT 01 है ना, वो कैश लेजर की बात ही नहीं कर रहे थे। आपने कोई ITC, क्रेडिट लेजर, ये सारी पेमेंट्स है ना, वो RFT 01 में आप मांगोगे। अगर आपको रिफंड चाहिए बेसिक आपके कैश लेजर का, मतलब मैंने कुछ अमाउंट कैश लेजर में डाला, कैश लेजर आप सबको समझ में आता है ना, और वो पैसा गवर्नमेंट के पास गया, अब रिफंड मांग रहे हो, तो कैश लेजर के पास आने वाला पैसा जो होगा ना, जो कैश लेजर से उनके पास गया है, उसका पैसा तुम 3B या 4 या 7 में मांग सकते हो। 7 आई थिंक तुमको है नहीं, 3B तो पता है अपने को नॉर्मल जो बंदे का, और 4 कंपोजिशन वालों का, राइट। अगला प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर एप्लीकेशन फॉर रिफंड शैल बी फाइल्ड बाय द सप्लायर ऑफ द गुड्स। अच्छा, हम क्या कहते हैं, मैंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर सामान भेजा तो वो सामान मेरे लिए एक्सपोर्ट हो गया, राइट, ऐसा बोलते हैं। तो अब ना ऐसा हर बार नहीं होता। ये क्या मतलब है तुम्हारा कि बस SEZ को भेज दियोगे तो टैक्स नहीं पे करोगे, गलत बात है। तो ना गवर्नमेंट ने बोला कि पता है ठीक है, हमने अब तक तुमको से चढ़ा के रखा कि SEZ में सामान भेजोगे नहीं लगे, बट ऐसा हर बार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अगर आपने SEZ को सामान भेजा है, जो सामान SEZ वाले एक्सपोर्ट करने वाले हैं दुनिया के देश के बाहर, ठीक है, तो उसी का ही आपको नहीं मिलेगा, मतलब उसका आपको टैक्स एग्जेम्प्ट होगा, नहीं तो मिलेगा, आपको टैक्स लगा देना पड़ेगा। पॉइंट समझ में? SEZ कुछ भी बोल देगा, हर एक चीज़ का, वाटर फिल्टर का भी टैक्स, कुछ भी, सब कुछ खत्म, ऐसा नहीं होगा। ओनली एट्रीब्यूटेबल टू द अमाउंट ऑफ सप्लाई विच इज गोइंग टू बी एक्सपोर्टेड, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर ऑथराइज्ड वाला बोलते हैं, ऑथराइज्ड ऑपरेशंस के लिए बोलते हैं। ऑथराइज्ड ऑपरेशन इज जो ऑपरेशंस एक्सपोर्ट करने के लिए यूज होने वाले हैं। आया समझ? SEZ में आप जो भी सामान भेज रहे हो ऑथराइज्ड ऑपरेशंस में यूज होगा, तो ही आपका लॉ होगा। सब स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला, the supplier of goods after such goods have been admitted in full in the special economic zone or authorized operations as endorsed by the specific officer of the zone. Supplier services along with such evidence regarding receipt of services for authorized operations, बस तो ही आपको रिफंड मिलेगा, तो ही आपका टैक्स नहीं होगा। आ रहा है समझ? डीम्ड और रिफंड वाले डब्बे काट दो, डीम्ड एक्सपोर्ट और रिफंड ऑफ एडवांस टैक्स दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अगला मैनर ऑफ क्लेमिंग रिफंड 2 साल तक का है। एनी पर्सन क्लेमिंग रिफंड ऑफ एनी टैक्स पेड बाय हिम इन ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा व्हिच इज सब्सिक्वेंटली हेल्ड टू बी एन इंटरस्टेट नेम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द टैक्स ऑन इंटरस्टेट सप्लाईज अप्लाई एन एप्लीकेशन RFT 01 टू द कॉमन पोर्टल। हम यहाँ पर फिलहाल पे करने के बाद 2 years में डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स 2 साल में रिफंड मांग सकते हैं। हाँ, हाउएवर वाला कट कर दो। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ेगा ना, RFT 01 फाइल कर रहे हो तो फिर कि भाई पैसा हमको चाहिए, तो उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है? डिटेल्स ऑफ एप्लेट ऑर्डर गिविंग राइट्स टू रिफंड। मतलब क्या हुआ, तुम्हारे पिछले वाले चैप्टर में तुमसे ज़्यादा पैसा ले लिया था, फिर अपील करी थी तुमने, अपील में अगर तुम्हारे फेवर में ऑर्डर आया तो वो एप्लेट ट्रिब्यूनल का रिफंड का ऑर्डर है, वो फाइल कर दो, तुम रिफंड आ जाएगा। तो एक ये भी हो सकता है एप्लेट ऑर्डर ग्रांटिंग रिफंड। दूसरा, डिटेल्स ऑफ शिपिंग बिल फॉर एक्सपोर्ट्स, तुमने एक्सपोर्ट किया, उसका शिपिंग बिल है तुम्हारे पास, तो कुछ समझ में आ गया ना कि अच्छा ये चीज़ तो एक्सपोर्ट होने वाली है देखो, और इसका तो टैक्स लगता नहीं, तो जो मैंने इनवर्ट पे किया है रिफंड कर दो। अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द नंबर एंड डेट ऑफ शिपिंग बिल एक्सेट्रा और अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, बस इतना। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स थर्ड लाइन ब्रैकेट क्लोज। अगला, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर तुमने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कराए तो उसका तो सामान जा रहा है तो बोल नहीं सकते हो ना, तो
उसका सबूत क्या है? इनवॉइस या तो ऐसी चीज़ जिससे पता लगे कि बाहर से पैसा अंदर आया है, तो वो वाली चीज़। इन केस ऑफ स्टेटमेंट का नेम, नंबर एंड डेट ऑफ इनवॉइस एंड रेलिवेंट बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट शोइंग ये फॉर इनवर्ड रेमिटेंस। एक्सपोर्ट भी किया जाता था हाँ, वैसे कस्टम, पर वो कस्टम में भी ऐसे लगते नहीं ना टैक्सेस, और हम IGST बोलते हैं, तो इसलिए IGST लग गया है ना, तो रिफंड मांग रहे हैं। ठीक है, अगला एंडोर्समेंट इन केस ऑफ सप्लाईज ऑफ गुड्स टू SEZ। तो यहाँ पर भी सेकंड लाइन देखो, एविडेंस रिगार्डिंग गुड्स एडमिटेड इन फुल फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन। ऑथराइज्ड कौन से? एक्सपोर्ट वाले, बाय द स्पेसिफाइड ऑफिसर, ब्रैकेट क्लोज कर देना, काफ़ी है। एंडोर्समेंट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो वो भी आपका दोबारा पेमेंट का सर्टिफिकेट और रिजल्ट मांग लेगा। आया सबको समझ? F वाला पॉइंट कट कर दो, G कट कर दो। H में लिखा हुआ है इनवॉइस डिटेल्स इन केस ऑफ रिफंड ऑफ ITC, अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द नंबर एंड द डिटेल्स ऑफ आपका जो भी ITC आपने दे रखा है एक्स्ट्रा, उसका रिफंड क्लेम कर रहे हैं, तो फिर ITC का तुम बता दो क्या क्या रिफंड में इनवॉइसेस हैं। ठीक है, IJK कट कर दो। डिक्लेरेशन दैट इंसिडेंस ऑफ टैक्स नॉट पेड ऑन इफ रिफंड अमाउंट इज अप टू 2 लाख, नॉट पास्ड ऑन इफ रिफंड अमाउंट इज, अच्छा हाँ ये ना, declaration to the effect that the incidence of tax, interest or any other amount claimed as refund has not been passed on to any other person in case of where the amount of refund claimed does not exceed 2 लाख, अगर ऐसा कुछ है। हमने ये पढ़ा था रिफंड ऑफ टैक्स इंसिडेंस वाला, आपने ट्रांसफर नहीं किया, राइट? तो मैं प्रूफ कर दी ना कि मैंने खुद पे किया है, मैंने खुद पे किया है, मेरे को रिफंड दे दो, राइट? पर अगर आप रिफंड ऐसी अमाउंट का मांग रहे हो जो 2 लाख से ऊपर है, और आपको इसके लिए भी प्रूफ करना पड़ रहा है कि इंसिडेंस मैंने ट्रांसफर नहीं किया, मैंने खुद पे किया है, तो 2 लाख के ऊपर वाली अमाउंट पर सिर्फ तुम बोलोगे ये नहीं चलेगा, तुम्हारे साथ साथ एक ऑथराइज CMA सर्टिफाइड बंदा होना चाहिए। तो अगर 2 लाख के ऊपर का तुम अप्लाई करो तो ये बंदा भी जाएगा। और 2 लाख से नीचे नीचे से तो हमें बता रहे हैं तुम कि हम ले रहे हैं। सिर्फ तुम प्रूफ कर सकते हो, प्रूफ तो करना ही पड़ेगा, पर सिर्फ तुम कर सकते हो। अगर 2 लाख के ऊपर है तो तुम्हारे साथ साथ CMA का भी सर्टिफिकेट लगेगा। Acknowledgement, अभी where the application relates to claim for refund under the electronic cash ledger and acknowledgement in form GST RAT 02 shall be made available to the applicant through the common portal electronically। आपने भेज दिया रिफंड का क्लेम, उन्होंने आपको acknowledgement भेज दिया 02 में, indicating the date of filing of the claim and time कि कितना टाइम आपको मिल जाएगा। ठीक है, रिफंड का भी टाइम लिमिट होती है ना, बढ़िया। नाउ द एप्लीकेशन फॉर रिफंड अदर देन क्लेम फॉर रिफंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, यानी कि वो वाला क्रेडिट वाला ऐसा कुछ बोल रहे हो, shall be forwarded to the proper officer who shall within 15 days from the date of filing of the said application scrutinize the application completeness and where application is found to be complete, acknowledgement दे देगा GST RAT 02 shall be made available to him। कैश लेजर वाला है तब भी वापस दे देगा एक्नॉलेजमेंट, कितने दिन में बताया नहीं, अदर दिन कैश है तब भी एक्नॉलेजमेंट कितने दिन में, 15 दिन में। बढ़िया। थर्ड पॉइंट में एनी डेफिशिएंसीज आर नोटिस्ड, पता लगा कि तुमने जो भी क्लेम भेजा है वो पूरा सही नहीं है या पंगा है कुछ भी, तो 03 में तुम्हें बता दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली। समझ आया? फोर्थ पॉइंट कट कर दो। 92 ऑर्डर सैंक्शनिंग रिफंड, अब तुम्हें रिफंड मिलने वाला है तो किस में मिल रहा है? शैल मेक एन ऑर्डर 6 में सैंक्शन द अमाउंट ऑफ रिफंड टू व्हिच द एप्लीकेंट इज एंटाइटल्ड मेंशनिंग देयरिंग द अमाउंट इफ एनी रिफंडेड टू हिम ऑन प्रोविजनल बेसिस, कि पहले भी तुम्हें कुछ पेमेंट कर दिया होगा, हो सकता है ना रिफंड के लिए क्लियर, हमको पता है रिफंड होने वाला है, तो गवर्नमेंट कई बार पहले ही कर देती है पेमेंट, कल को अगर तुम्हारे फेवर में नहीं आया तो वापस मांग लेगी, उनका भी इंटरेस्ट लगता है ना, बहुत लेट हो जाता है इसलिए। तो प्रोविजनल बेसिस पर कुछ पे कर दिया, उसके अलावा जो बचा हुआ है वो वाला पेमेंट तुम्हें करने के लिए बता देगी कि हाँ इतना हमको GST RB 06 में पेमेंट करनी है तुमको। अगला, प्रोवाइड दैट इन केस वेयर द अमाउंट ऑफ रिफंड इज कम्प्लीटली एडजस्टेड अगेंस्ट एनी आउटस्टैंडिंग डिमांड, तो कर देंगे, कोई बात नहीं, तुम्हें पेमेंट करना था, तुम्हारा रिफंड आना था, उन्होंने पेमेंट मत करो, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट, तो RST 007 हो गया यहाँ पर। उसके अलावा अगर हाई रहने दो, थोड़ा रहने दो, फोर्थ थर्ड कार्ड है, नहीं सेकेंड कार्ड, सेकंड कार्ड है ना, थर्ड कार्ड दिया, अगला थर्ड पढ़ ली, सॉरी डब्बे के हिसाब से डाल दिया। वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, कम से कम 3 तो नहीं,
for reasons to be recorded in writing that the whole or any part of the amount claimed as refund is not admissible or is not payable to the applicant, he shall issue a notice in form RT 08. बताओ जल्दी क्या लिखा हुआ है इसमें? रिफंड नहीं देना, रिफंड वो जो क्लेम कर रहा है वो नहीं देगा। रिफंड उसमें सही तरीके से मतलब सही चीज़ का नहीं मालूम एडमिसिबल नहीं है तो उसको नोटिस इशू कर देंगे 15 दिन का रिप्लाई 15 days के अंदर हाँ रिप्लाई टॉपिक कैसे है? टॉपिक हिम्मत रखो ना, ये जो रिफंड अमाउंट है ना टॉपिक 17.6 वाला, ये पूरा मैं कटवा दूँगी, पूरा अगला पेज भी कट जाएगा। पूरा पेज कर देगा हाँ सब कट जाएगा, तो बस ये वाला पढ़ लो, ठीक है? हाँ ठीक है, बस इतना पढ़ना है, ज़्यादा बचा भी नहीं है। चलो थर्ड में क्या बोला था? सेटिस्फाइड विद रीजंस कि नहीं पेमेंट करनी ब्ला ब्ला, तो 8 में आपको बता देगा, ठीक है? बाकी रिक्वायरिंग हिम टू फर्निश अ रिप्लाई 9 विद इन 15 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस, और बाकी तुम उसको रिप्लाई दोगे 9 में। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमें बता देगा क्या लिखा हुआ सही में नहीं वो 6 में बताएगा where the proper officers are satisfied that the amount refundable or is payable to the applicant or he shall make the order in 06 and issue a payment। 6 पे पेमेंट कर देगा, ठीक है? बंदा पागल है, इसको ऊपर ये सेम लिखे नीचे भी लिख दे फोर्थ में, ये थर्ड में ही लिखा हुआ देखो बाद में कौन सा बात है? जो थर्ड वाला पॉइंट है ना उसमें भी सेम चीज़ लिखी हुई है जो फोर्थ वाले पॉइंट में लिखी है। नहीं फोर्थ में अलग है ना, थर्ड में अलग है ना, दोनों में अलग अलग है मतलब। यहाँ पर फॉर्म भी अलग है। कहाँ अलग है? जीएसटी आर 06 वाले फॉर्म की बात कर रहा हूँ। हाँ। थर्ड वाले पॉइंट में 1 2 3 4 5 लाइन ऊपर पता नहीं सैंक्शन मुझे तो सारा अरे इसने बोला सेम में भी चौथा भी काट के ओ यार क्यों? समझे? हाँ। उसमें भी वो 06 वाले फॉर्म में बता रहे थे कि कितनी कटकुट की कितनी मिलेगी या मिलेगी नहीं, इसमें भी नीचे बता रहा है। ऊपर 5 की बात नहीं ना इसमें तभी आपने पढ़ाया नहीं ना आगे का, इसका क्या आपने नीचे बता दिया आते हैं फिर पॉइंट से खराब हो गए। After considering the reply within 15 days of the receipt of such notice, 1 2 3 4 5 6 9 bracket close, प्रोवाइडेड दैट प्रोवाइडेड से पहले भी 3 लाइन कट जाएंगे। बढ़िया, फोर्थ भी हो गया, मतलब फिफ्थ पॉइंट कट कर 5 में क्या बोला इसने Fifth में कट कर कि उस कट कर दे वैसे, लेकिन उसमें फॉर्म GST 5 बोल रहा है। GST 5 में इशू पेमेंट एडवाइजर फॉर्म GST RT 05 मॉडल क्या क्या वो पेमेंट का बताया हुआ है, बस एक बार पढ़ लेना उसको, ऐसे तो क्या ही याद रहना है। हर एक फॉर्म के हिसाब से बनाना है, फ्लो बनाना पड़ेगा तुमको इसके अंदर, तो ही पढ़ाई होगी। इसकी तो पढ़ाई नहीं, दोबारा से जाओगे पढ़ोगे तो। मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ इट। सिर्फ 56 रिफंड इन सर्टेन केसेस, UNO वाले बंदे हैं, उनको रिफंड मिल सकता है। इनको सारा रिफंड देना है। इनको तो GST का रजिस्ट्रेशन इसलिए लेते हैं ना, रिफंड के लिए लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड्स, पीछे टाइम भाई मतलब पीछे टाइम अरे कटा तो दिया अगला ताऊ। कौन सा अगला पेज लास्ट से रिफंड अमाउंट पूरा कट कर दिया। तूने कट तो कर दिया। कट नहीं दिया, ये रिफंड अमाउंट ये सारा कटना है। रिफंड अमाउंट है और अच्छा ये अगला ये पूरा काट यहाँ पे यार कस्टम ड्यूटी अच्छा सॉरी चलो अरे मारा थोड़ा इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिटर्न्स, ये प्लीज मार्क लो, अच्छा पॉइंट है। इफ एनी टैक्स ऑर्डर टू बी रिफंडेड विदिन 6 और to be refunded within 60 days from the date of receipt of application, interest at such rate not exceeding 6% as may be specified in the notification issued by the government on the recommendations of the council shall be payable in respect of such refund from the date of the immediately after the 60 days। एप्लीकेशन आया, ऑर्डर आया कि रिफंड आना चाहिए, रिफंड आने के 60 दिन के अंदर अंदर आप रिफंड कर दो, अगर नहीं किया तो उसके बाद 6% पर
इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो लेटर रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। और प्रोवाइड दैट एनी क्लेम ऑफ रिफंड अराइजेस फ्रॉम एन ऑर्डर पास्ड बाय एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एप्लीकेट ट्रिब्यूनल एक्सेट्रा व्हिच हैज अटेन्ड फाइनलिटी एंड द सेम इज नॉट रिफंडेड विद 60 डेज। तो यहाँ पर 9%, मतलब क्या हुआ, ऊपर 6% कब है, जब तुम कोर्ट ने ऑर्डर के पास करा। हाँ, मतलब तुम्हारे आपस में बात होने के रिफंड करना लेट हो गया एक्सेट्रा, तो 6%। अगर तुम कोर्ट के पास गए और कोर्ट ने बोला कि नहीं रिफंड करना ही है, हाँ सही बोल रहा है अगला, तब 9% है, ठीक है। Here marks the end of our tax का